सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने दैनिक जीवन को अच्छे से निर्वहन कर रहे होंगे। साथियों, हमारे देश में जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये कार्य 2 फेजेज़ में कंप्लीट होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, मकान गणना कार्य किया जा रहा है, जो कि 1 अप्रैल से और सितंबर माह तक जो है पूरे देश में जो है पूर्ण होगा। उसके बाद में फरवरी 27 में जनसंख्या गणना का कार्य किया जाएगा। इसमें नेक्स्ट फेज में जो कार्य होने वाला है उसको इस फेज में स्व गणना भी जो है की जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति घर बैठकर अपने इन 34 प्रश्नों को अपने मोबाइल के माध्यम से या पोर्टल जो है के माध्यम से अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से जो है भरकर पूर्ण कर सकता है और उसमें 11 अंकों का जो है कोड आपको मिलेगा। वो कोड जब भी आपके प्रकरण का आपके घर पर आए तो उनको दे देना है। साथ में जो हमारे प्रकरणक इन्वर्टर्स और सुपरवाइजर्स जो है इस कार्य को राजस्थान में 16 मई से शुरू करेंगे और प्रत्येक घर में, प्रत्येक ब्लॉक में जो HLB ब्लॉक होगा उसमें जाकर एक घर में जाकर ये गणना कार्य करेंगे। तो ये उन सभी प्रकरणक और सुपरवाइजर्स के लिए और जो घर बैठकर इनको प्रश्नों को उत्तर देना चाहते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से देखना है और 34 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे 17 से 34 क्वेश्चन के बीच में और इनका उत्तर जो है क्या हो सकता है, वो आपके हिसाब से हो सकता है, उनको ध्यान से सुनना है। देखते हैं। मकान सूचीकरण, मकानों की गणना से संबंधित प्रश्न 17 से 34 के बीच में हम बात करेंगे। इसमें आपको क्या है, इस सत्र का उद्देश्य यह समझना है कि मकान सूचीकरण, मकानों की गणना के प्रश्न संख्या 34 70 कैसे भरने हैं, हमें 17 जो है कैसे भरने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मकान सूचीकरण, मकानों की गणना 17 से 34 प्रश्न, वो सारी बातें हो जाएगी। इसमें उपलब्ध सुविधाएं, धारित संपत्तियां, अन्य ना साथ पहले हमने चर्चा की थी। ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। 17 क्वेश्चन जो है 17 से लेकर 34। पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा होगा आपका, क्या है आपका जो घर में जो है आवास में जो है पेयजल किस रूप में काम में ले रहे हैं, आप कैसे काम में ले रहे हैं, हैंडपंप है या नल से है या किसी और अन्य साधन है, तालाब है, जो भी है। पेयजल का स्रोत की उपलब्धता क्या है, किस पर उपलब्ध है। प्रकाश का मुख्य स्रोत आपके घर में क्या है, लालटेन है या सोलर लाइट है या इलेक्ट्रिक लाइट है, जो भी है। शौचालय की सुलभता है कि नहीं है, शौचालय का प्रकार कैसा है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है कि नहीं, रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, रेडियो ट्रांजिस्टर है कि नहीं, टेलीविजन है कि नहीं, इंटरनेट सुविधा है कि नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर की क्या स्थिति है, टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन की क्या स्थिति है, साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है कि नहीं है, कार जीप वैन है या नहीं है, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, क्या खाते हैं, और मोबाइल नंबर इसमें लास्ट में आ जाएगा। ये हमारे 17 से लेकर 34 प्रश्न जो है होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न संख्या 17 की। इसमें क्या है, पेयजल का मुख्य स्रोत आपके यहाँ पर क्या है। अगर उपचारित स्रोत से प्राप्त नल का पानी प्राप्त हो रहा है तो हम कोड इसमें क्या कर देंगे, 1 भर देंगे। है उपचारित का मतलब है ट्रीटेड, यानी कि जो नगर पालिका, नगर परिषद जो वाटर आपके घर में आ रहा है, पानी आ रहा है, वो मोस्टली ट्रीटेड ही होता है। उसको प्यूरिफाई करके, साफ करके आपके घर तक भेजा जाता है। अगर अनौपचारिक स्रोत से आ रहा है तो उसमें 2 आ जाएगा, कुएं से आ रहा है तो 3 हो जाएगा, हैंडपंप से आ रहा है 4, ट्यूबवेल बोरवेल से 5, झरना नदी नहर से आ रहा है, टैंक तालाब से आ रहा है, सील पैकेट बोतल का पानी है या अन्य स्रोत से आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कोड ये इसमें भर देंगे। ठीक है, ये सारे कोड इसमें आपके आ जाएंगे। उपचारित स्रोत से नल का पानी की क्या स्थिति रहती है। जब पेयजल उपचारित किए जाने के पश्चात छानने और रासायनिक उपचार द्वारा विसंक्रमण करके अशुद्धि दूर करना होता है। किसी एकल परिवार को पाइप से उसके परिसर के अंदर या परिवार के समूह को सार्वजनिक नलों, सार्वजनिक नल सामुदायिक जल केंद्र से सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सार्वजनिक अथवा निजी स्टेट एजेंसियों इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको उपचारित जल स्रोत जो है, उपचारित स्रोत से जो जल बोलते हैं। परिसर साझा क्षेत्र में स्थापित साझा RO सिस्टम, कोई RO सिस्टम लगा रखा हो मान लो, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार से परिष्करण प्लांट से पाइपों के माध्यम से अलग अलग फ्लैटों अपार्टमेंट में पहुंचता है, तो इसे भी जो है उपचारित स्रोत
प्राप्त नल के पानी के रूप में माना जाना चाहिए। एसटीपी वगैरह लगा लेते हैं ना उसको जल शुद्धिकरण के लिए, तो या आरओ जो है बड़े जो है आरओ प्लांट्स के माध्यम से जो उसको शुद्ध किया जाता है, तो वो क्या है उपचारित जो है स्रोत के माध्यम से जल जो है माना जाएगा। देखिए जैसे बिग टैंक्स बना लिए बड़े ना, और सारा जो है बिग पाइप्स के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है ये पूरा, और ना सारा जो है इस तरह से ये स्थानीय प्रशासन द्वारा उपचारित पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, आरओ सिस्टम वगैरह लगा के ये ट्रीटेड पानी जो है आप तक घर तक जो है पहुंचता है। अनौपचारिक में क्या आ जाएगा? अनौपचारिक में स्रोत यदि कोई परिवार पेयजल को किसी कुएं अथवा बोरवेल से पंप के माध्यम से अथवा कुएं या ट्यूबवेल के पानी को ओवरहेड वाटर टैंक में बिना उपचार किए पंप करने के बाद पाइपलाइन के माध्यम से, अपने गाँव में मोस्टली जो है अपने जो इस जहाँ पर जमीन में पानी की उपलब्धता है तो सीधे हम जो है बोरवेल करके या जो है अपना मोटर डाल के पानी निकालते हैं, और वो क्या है अनट्रीटेड है, मतलब पानी क्या है वो उपचारित नहीं अनुपचारित है। भले परिवार स्थानीय तरीकों से जैसे उबालना, ब्लीचिंग पाउडर डालना, फिटकरी मिलान या वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करता है, ये भी जो है इसमें हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको हम क्या उसको अनुपचारित जल ही जो है मानेंगे। ठीक है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? पेयजल के अन्य स्रोत क्या होते हैं? कोड 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पेयजल स्रोत जो 1 से 9 में जो है नहीं आए हैं वो उसमें सम्मिलित जो है कर लेंगे। ना पानी का टैंकर है या बैलगाड़ी से आपूर्ति हो रही है, वाटर ट्रेन से आ रहा है, जैसे भीलवाड़ा वगैरह में जो है इस तरह से व्यवस्था की जाती है, और पानी आपूर्ति ट्रक से आ रहा है या वर्षा जल का संग्रह आ रहा है या वाटर एटीएम के माध्यम से जल, उसमें सब में क्या आ जाएगा, उसमें सब में जो है कोड 0 आ जाएगा। हाँ, मकान के सापेक्ष पेयजल स्रोत के स्थान के आधार पर कोड का चयन करें। परिसर के भीतर अगर मान लो है स्रोत नल, कुआं, हैंडपंप घर या वार्ड के अंदर स्थित है, घर तक पहुंचाए जाने वाले सील बंद पैकेट बोतल का पानी को भी परिसर के भीतर ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि जो है परिसर के भीतर है ये ना, ये सारी तो उसको कोड 1 दे देंगे। परिवार के पास में है, अगर मान स्रोत परिवार के करीब लेकिन बाहर स्थित है, शहरी क्षेत्र में 100 मीटर के भीतर के एरिया में और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अगर ये परिसर के पास में स्थित है तो उसमें कोड 2 डाल देंगे। परिसर से दूर है, स्रोत परिसर से दूर है, निकट दूरी सीमा से परे है, तो जो है इसमें कोड 3 आ जाएगा। यानी कि अगर परिसर के पास में शहरी क्षेत्र में 100 मीटर का डिस्टेंस रखिए और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर, तो हम इसको जो है परिसर के पास मान लें, कोड 2 आ जाएगा, और इसे फिर दूर है तो फिर वो कोड 3 इसमें हो जाएगा। ठीक है, परिवार द्वारा गत 12 माह के अधिकांश भाग में उपयोग में लाए जा रहे प्रकाश के वास्तविक स्रोत को दर्ज करना है। इसमें भाई किस रूप में जो है रोशनी जो है कहाँ से प्राप्त हो रही है? बिजली से है 1, मिट्टी का तेल से है तो 2, ऊर्जा सौर ऊर्जा से 3 और अन्य तेल से है तो 4, और इसके अलावा कोई प्रकाश की व्यवस्था है तो 5, और प्रकाश रहित परिवार है जहाँ पर रोशनी अभी तक नहीं पहुंची तो उसमें 6 का जो है कोड डालेंगे हम। बिजली का कनेक्शन वैध हो या अवैध हो, कोड 1 ही रहेगा। अगर मीटर ले रखा है या डायरेक्ट है तो इसमें क्या करेंगे, कोड 1 ही रहने वाला है। सौर ऊर्जा के विषय में विशेष पूछताछ जो है करनी है, मैं एक है ना कितने वाट का है जो है ना, सारी बात उसमें सोलर ऊर्जा के बारे में पूछनी है, क्योंकि इसमें जो है इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। देखिए क्योंकि ये आंकड़े जो है हमारे बाद में कलेक्ट होकर जाएंगे कि भाई कितने परिवार जो है सोलर ऊर्जा जो है काम में ले रहे हैं, सौर ऊर्जा जो है काम में ले रहे हैं। देखिए अभी तक स्थिति क्या है, पीएम सूर्य घर योजना जो चल रही है हमारी, उसके माध्यम से जो है देखिए 5 स्टेट्स है, हाउस होल्ड बेनिफिशरीज है जो है 2026 में जो आंकड़े आए थे हमारे पास, गुजरात में 5.90 लाख इंस्टॉलेशन हो चुका है और 8.56 लाख हाउस होल्ड जो है इसमें जो है उन्होंने क्या कर रखा है, इंस्टॉलेशन करा रखा है। महाराष्ट्र में 4.90 लाख इंस्टॉलेशन हो चुके हैं और 7.79 लाख हाउस होल्ड ने ऐसा करवा रखा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 4.21 लाख, केरला में 1.77 और राजस्थान में 1.19 लाख इंस्टॉलेशन जो है सोलर जो है इंस्टॉलेशन हो रही है। और परिवार कितने हैं इसमें? 1,22,000 परिवारों ने ऐसा कर रखा है। तो हमें पूछना है वो अच्छे से भाई कितना है ना, तो वो आंकड़े फिर हमारे आगे बाद में जाएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण बनता है। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश का मुख्य स्रोत चल रहा है हमारा। अन्य तेल अगर कोई है तो कोड 4 डाल देंगे। प्रकाश के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य और अखाद्य दोनों तेल इसमें हो सकते हैं। भाई रोशनी किससे आई,
जैसे मान लो खाद्य तेल है उससे भी रोशनी कम करते हैं, और अखाद्य तेल है तो उससे भी रोशनी हमें प्राप्त होती है, तो शामिल कर लेंगे इसमें, कोड 4 डाल देंगे। अन्य स्रोतों में मोमबत्ती है, लकड़ी है, बायोगैस है, पेट्रोमैक्स लाइट है आदि है, तो इसमें कोड 5 डाल देंगे। यदि आपात स्वरूप परिस्थितियों में परिवार प्रकाश के किसी भी स्रोत का उपयोग नहीं कर रहा है तो उसमें कोड हम 6 दर्ज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हो जाता है, प्रकाश को जो है हमें अच्छे से जो है इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जाता है प्रश्न संख्या 20, शौचालय की सुलभता से संबंधित हमारा प्रश्न रहेगा। जनगणना मकान के भीतर या बाहर परिवार के नियंत्रण में शौचालय की सुलभता केवल परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु है, तो कोड 1 होगा। क्या है, मकान के भीतर है टॉयलेट्स या उसके बाहर है लेकिन परिवार पर नियंत्रण है, परिवार के लिए ही वो, तो इसमें क्या डाल दें, कोड 1 डाल दें। यदि अन्य परिवार के द्वारा साझा किया जा रहा है, यानी कि 3-4 परिवारों द्वारा एक टॉयलेट संयुक्त रूप से काम में ले जा रहा है, तो उसमें कोड 2 डाल देंगे। यदि घर में शौचालय नहीं है लेकिन घर के सदस्य सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, मान लो सार्वजनिक शौचालय है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर देंगे, कोड 3। जैसे मान लो पंचायत घर का है या कोई किसी और जो है सार्वजनिक शौचालय है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो कोड 3 जो इसमें कर देंगे हम। साझा शौचालय ऐसा शौचालय जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक परिवारों द्वारा किया जाता है परंतु यह सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं है ना। ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, साझा शौचालय मान लेंगे, 1-2 परिवार के लिए। इसमें क्या है, सीमित उपयोगकर्ता निर्धत परिवार है, प्राय एक ही परिसर मकान या आंगन में स्थित होता है, ये बाहरी व्यक्तियों सामान्य जनता के लिए खुला नहीं है, रखरखाव का उपयोगकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। सार्वजनिक शौचालय क्या है, ऐसा शौचालय जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए बनाया गया हो और किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता है, निःशुल्क या सशुल्क हो सकता है, जैसे बस स्टैंड वगैरह पे ना और पंचायत वगैरह में जो इस तरह की सुविधा जो है कर दे। उपयोगकर्ता ऐसे भी सार्वजनिक हो सकते हैं, समुद्र, सड़क, बाजार, बस स्टैंड, पार्क आदि में सार्वजनिक स्थलों पर हो सकता है, किसी विशेष परिवार के से संबंध नहीं होता है। ये रखरखाव प्राय नगर निकाय या सरकारी एजेंसियों द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। कुछ परिवार परिसर में स्थान की कमी या अन्य कारणों से परिवार के बाहर समीपवर्ती भूखंड पर शौचालय का निर्माण करते हैं। ठीक है, यदि शौचालय का उपयोग केवल वही परिवार या सीमित संख्या में परिवार संयुक्त रूप से करते हैं तथा वे इसकी पहुंच को नियंत्रित करते हैं तो संबंधित परिवारों के पास शौचालय की सुलभता मानी जाएगी। ठीक है ना, यदि उनका कंट्रोल है ना, चाहे वो संयुक्त रूप से है या अकेले है ना। यदि परिवार सदस्य खुले या खेत, झाड़ी, रेलवे ट्रैक आदि का प्रयोग शौच के लिए करते हैं तो उसमें कोड 4 का हम काम में ले लेंगे। ठीक है, शौचालय सुविधा के प्रकार का पता लगाने के लिए 10 कोड प्रदान किए गए हैं। देखिए, फ्लश, अब कैसे पानी का यूज कैसे हो रहा है शौचालय में, फ्लश या पोर फ्लश शौचालय जुड़ा है पाइप सीवर पद्धति द्वारा, तो इसमें कोड क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि फ्लश से कर रहे हैं या फिर पानी डाल रहे हैं अपन उसमें, टॉयलेट करने के बाद में पानी डालते हैं तो क्या है, कोड 1 आ जाएगा। फ्लश पोर फ्लश शौचालय जुड़ा है सेप्टिक टैंक से जुड़ा है तो इसमें कोड 2 आ जाएगा हमारा। फ्लश पोर फ्लश शौचालय जुड़ा है लेकिन कैसे, अन्य पद्धति द्वारा जुड़ा, ये तो जो है पाइप सीवर लाइन से जुड़ रहा है, ये हमारा सेप्टिक टैंक बना रखे हैं, ये कोई अन्य जो है इससे जुड़ रहा है, ये प्लस पोर प्लस वाला ही है, इसमें कोड 3 आ जाएगा। 2 गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ उन्नत हवादार गड्ढा, इसमें कोड 4 आ जाएगा। 2 गड्ढा शौचालय स्लैब के बिना या खुला गड्ढा है तो कोड 5 आ जाएगा इसमें। एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ या उन्नत हवादार गड्ढा 6 आ जाएगा। एकल गड्ढा शौचालय स्लैब के बिना खुला, इसमें गड्ढा ना, इसमें 7 ओढ़ा जाएगा। मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जा रहा है तो कोड 8 हो जाएगा। ठीक है, और मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवरों का उपयोग किया जा रहा है तो कोड 9 हो जाएगा। और मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग हो रहा है तो उसमें कोड 0 आ जाएगा। शौचालय का प्रकार प्रश्न संख्या 21, फ्लश तथा पोर फ्लश में क्या अंतर है, पानी छोड़ने का तरीका। ठीक है, आधार फ्लश शौचालय, पोर फ्लश शौचालय। देखिए, पानी छोड़ने का तरीका, टैंक या बटन के द्वारा जैसे फ्लश करते हैं हम, है ना, कर देते हैं, हाथ से पानी डाल रहे हैं, बाल्टी वगैरह से पानी डालते हैं तो ये तरीका हो जाएगा पानी छोड़ने का तरीका। इसके हिसाब से फ्लश टैंक के माध्यम से, ठीक है, होता है और नहीं होता है, इसमें हो सकता है पानी की मात्रा अधिक है या, इसमें अंतर कर रखा है, यानी कि जो फ्लश वाले शौचालय है और पोर फ्लश वाले शौचालय उसमें डिफरेंस बता रखा है कि भाई इसमें तो क्या है, हमारे पास टैंक होता है, टैंक से पानी छोड़ते हैं और हाथ से पानी डालना पड़ता है। इसमें फ्लश टैंक इसमें होता है,
इसमें टैंक जो है नहीं होता है। पानी की मात्रा इसमें जो है अधिक का मिल जाती है, इसमें कम पानी कम यूज होता है। जल आपूर्ति की अवस्था निरंतर जो है में रहती है, इसमें सीमित जल में संभव है। उपयुक्त क्षेत्र जो है शहरी और इसमें जो ग्रामीण अर्धग्रामीण शहरी अर्धशहरी क्षेत्र है। लागत इसमें अधिक आती है, इसमें लागत प्रतिशत कम आती है। फ्लश शोच के बाद टैंक है सिस्टम में भरे पानी को लीवर बटन दबाकर छोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लश। फ्लश जो है शौचालय बोलते हैं। फोर फ्लश शौच के बाद उपयोग करता है, बाल्टी या मग से पानी डालता है, उसको क्या है? देखो दे रखा है ये, है ना, पानी अपन जो पहले काम में आते थे मोस्टली जो है कैसे, और गांव में अभी भी जो है कैसे फोर फ्लश वाले जो है हम टॉयलेट्स काम लेते हैं। इसमें जो है आराम से आप फ्लश कर देते हो, एक जो बटन दबा के इसको काम में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं शौचालय का प्रकार। फ्लश फोर शौचालय जुड़ा हुआ है पाइप सीवर पद्धति से। पाइप सीवर पद्धति क्या है? यह अपशिष्ट जल एवं बल जल निकासी की भूमिगत पाइप आधारित सार्वजनिक व्यवस्था है। घरों संस्थानों सड़कों से निकलने वाला गंदा पानी पाइपों द्वारा एकत्रित किया जाता है। ठीक है, पाइप नेटवर्क मल जल को मुख्य सीवर लाइन के माध्यम से शोधन यंत्र तक जो है पहुंचाता है। सीवेज ट्रीटमेंट जो एसटीपी प्लांट होते हैं, जो सोसाइटीज वगैरह होती है, वहां पर सब जगह जो है व्यवस्था होती है, और इसके माध्यम से जो है इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। ये तो हमारा हो गया था किस प्रकार से जो प्लस फोर प्लस जो शौचालय जुड़े हैं किसे? सेप्टिक टैंक से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? सेप्टिक टैंक से। किससे जुड़े हुए हैं? सेप्टिक टैंक से। एक मिनट, हाँ, ये किससे जुड़े हुए हैं? सीवर पाइप सीवर पत्ती से जुड़े हुए ना, ये सारे किससे जुड़े हैं? सीवर पाइप सीवर से। आगे देखिए, प्लस फोर प्लस शौचालय जो किससे जुड़े हुए हैं? सेप्टिक टैंक से जुड़े हैं। सेप्टिक टैंक क्या है? ये घरेलू स्तर पर मल जल निस्तारण की जो है खुद की व्यवस्था होती है स्वयं की। शौचालय से निकलने वाला मल जल पाइप द्वारा सेप्टिक टैंक में पहुंचता है। टैंक में ठोस पदार्थ नीचे बैठ कर अपघटन से कीचड़ बनाते हैं। आंशिक रूप से शुद्ध तरल जल सोखता गड्ढे लीच पिट में जो है जाकर भूमि, यानी कि इसमें जो है पानी जो है जो सारा जो है मल जो कहा जाता है टैंक के माध्यम से जो है जमीन में गड्ढा खोदते हैं तो उसमें जो है चल जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा जाता है दो गड्ढा शौचालय। दो गड्ढा शौचालय किस प्रकार का होता है? स्लैब के साथ और उन्नत हवादार। इस तरह के जो है दो जो है हमारे स्लैब बना देते हैं अपशिष्ट निकासी का, और ये जो है संयोजन चैम्बर। शौचालय पात्र में जमा मलमूत्र पानी के सील ट्रैप के माध्यम से संयोजन चैम्बर में पहुंचता है। जंक्शन चैम्बर में दो अलग अलग ड्रेन पाइपों द्वारा दो भूमिगत अवशोषण गड्ढों से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि एक पाइप के मुंह को ईंट के प्लग से सील गया जाता है, इससे मल सक्रिय अवशोषण गड्ढों में चला जाता है और एक बार में केवल, ये सारा उसके बारे में बता रखा है, इसको हम देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें वो तो पता लगा लेंगे। उसके बाद शौचालय का प्रकार, उन्नत हवादार गड्ढा अथवा खुला गड्ढा है, उसके बारे में हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, गड्ढे की स्थिति क्या है, ढका हुआ है या गड्ढा कैसा खुला है, वेंटिलेशन पाइप द्वारा नियंत्रित है या नियंत्रित है, दुर्गंध कम है या अधिक है ना गड्ढे के, और जो है उस हिसाब से है। ये तो जो स्लैब के साथ में है, ये स्लैब के बिना है। ठीक है, ये सारा इसमें आ जाएगा। शौचालय का प्रकार प्लस फोर प्लस, ठीक है, पाइप सीवर पत्ती सेप्टिक टैंक अन्य जो है ना, ये हमारे जो है कोड आ जाएंगे। ठीक है ना, ये कोड हमारे इसलिए जो है सीवर पाइप सीवर पत्ती से तो कोड एक आ जाएगा, सेप्टिक टैंक से 2 आ जाएगा और अन्य से तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में गड्ढा शौचालय स्लैब के साथ उन्नत हवादार है तो कोड 4 से 6, और गड्ढा शौचालय स्लैब के बिना खुला है तो कोड 5 से 7 जो है इसमें आ जाएंगे। सर्विस शौचालय और मानव मलमूत्र निपटान का, सर्विस शौचालय के लिए जो है कोड 8 हो जाएगा, सर्विस शौचालय 9 हो जाएगा, खुली नाली निपटान जो है 0 कोड आ जाएगा ना। ठीक है, ये सारा जो है इसमें आ जाएगा, इसको थोड़ा और आप जो है पढ़ सकते हैं आराम से। शौचालय का प्रकार, खुला गड्ढा सर्विस शौचालय नहीं माना जाएगा, चाहे उसे कभी साफ ही क्यों न किया हो ना। जो खुला गड्ढा है सर्विस शौचालय नहीं माना जाएगा, चाहे उसे कभी
कभी कभी साफ ही क्यों नहीं किया हो ना। साझा शौचालय को सभी परिवार के लिए उपलब्ध बनाता है। जो साझा शौचालय है वो सभी परिवार के लिए होगा। शौचालय स्नान की सुविधा के साथ हो सकता है, उस स्थिति में दोनों सुविधाएं उपलब्ध मानी जा सकती है ना, टॉयलेट्स और बाथरूम साथ में हो तो। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी, गंदे पानी की निकासी इस प्रकार निकास प्रणाली से जोड़ी गई है या ज्ञात करें वह ढकी हुई नाली से जुड़ी है, कैसे है, अथवा खुली नाली से, तो उसके अनुसार कोड हम जो है चेंज कर देंगे। अगर ढकी नाली से है तो कोड 1 हो जाएगा, और खुली नाली से है तो कोड 2 जो है, दे रखा पिक्चर भी दे रखी है ना, और किसी भी नाली से नहीं है तो कोड इसमें 3 जो है भर देंगे। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई है। इस प्रश्न का उद्देश्य जनगणना मकान के अंदर गंदे पानी के निकास के लिए किस प्रकार की नालियां बनी हुई है या प्रणाली है पता लगाना नहीं, बल्कि मकान के गंदे पानी की निकासी किस प्रणाली से जुड़ी है ये ज्ञात हमें करना है। मकान के गंदे पानी एवं अन्य गंदे द्रवों का निपटान जिस प्रकार किया जाता है ये पता लगाएंगे हम। गंदे जल में रसोई घर का गंदा पानी, नहाने का दोनों गंदा पानी शामिल है, ये हम पता लगा लेंगे। हालांकि शौचालय का अवशिष्ट शामिल नहीं है ना, किंतु यदि गंदे पानी और शौचालय के पानी दोनों का साझा निस्तारण हो रहा है तो भी उपयुक्त कोड का हम चयन इसमें कर लेंगे। देखिए पिक्चर के माध्यम से बता रखा है आपका ये, जैसे मान लो ये मकान आपका होगा, ये रसोई घर है, ठीक है, ये स्नान घर का जल जा रहा है आपका, सड़क पर जा रहा है ना, साथ में इनका भी जा रहा है, दोनों का साथ जा रहा है। रसोई का एक खुली नाली में जा रहा है मान लो आपका, ठीक है, और ये सीवर लाइन में जा रहा है ना, ठीक है, स्नान घर का। तो ये हम जो है इसका पता लगा लेंगे। गंदे पानी की निकासी से जुड़ी ये जो है चीजें हम पता लगाएंगे। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता के बारे में जो है प्रश्न संख्या 23 है। मुख्य उद्देश्य स्नानघर की सुविधा की उपलब्धता है, न कि स्नानघर की संख्या नहीं पकड़ना पता है, हमें ये पता करना है कि भाई सुविधा है कि नहीं है ना स्नानघर की। परिसर के भीतर है तो कोड 1 आ जाएगा, ठीक है, परिसर के भीतर है तो कोड 1 आ जाएगा। छत के बिना चारों ओर दीवार से बना हुआ है स्नानघर, कोड 2 हो जाएगा। और परिसर के भीतर स्नान की कोई सुविधा नहीं है तो कोड इसमें 3 हम कर देंगे। स्नानघर के साथ शौचालय की भी सुविधा उपलब्ध हो तो यह माना जाएगा कि परिवार को दोनों सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है, इस तरह से इसमें कर देंगे। देखिए परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्धता, हाँ, स्नान गृह 1 छत के बिना आता 2 और नहीं है तो 3। यदि 1 या 1 से अधिक परिवार द्वारा सामान्य स्नानघर बिना छत का घेरा स्नानघर के लिए साझा किया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि यह सुविधा सभी परिवारों को उपलब्ध है और सम्मिलित परिवारों के लिए स्नानघर की स्थिति के अनुसार कोड 1 या कोड 2 का चयन कर लेंगे हम ना, ठीक है, ऐसे जो है। प्रश्न संख्या 34, रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी, एलपीजी तो है ना जो सिलेंडर के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही है, पीएनजी पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस आ रही है उसकी उपलब्धता के बारे में बात करते हैं। इस बारे में पूछे कि भोजन कहाँ पकाया जाता है और क्या परिवार के पास एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है क्या नहीं है। खाना पकाने स्थान और एलपीजी पीएनजी स्थिति क्या है, रसोई घर में है, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन के साथ कनेक्शन है या नहीं है, रसोई घर में एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना है कि नहीं है, कोई अलग रसोई घर नहीं, घर के अंदर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के साथ में ना, कोई अलग रसोई घर नहीं, घर के अंदर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना, या फिर घर के बाहर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के साथ में, घर के बाहर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना रसोई घर है ना, और परिवार खाना नहीं बनाता किसी भी कारण से ना, बाहर खाता है, तो ये सारी बातें सारी कोड जो है अकॉर्डिंग हमारे हो जाएंगे, ठीक है, इसको समझ लेंगे आराम से। वापस देखते हैं भाई रसोई घर में खाना बन रहा है और कैसे बन रहा है, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन के साथ बन रहा है तो एक कोड आ जाएगा। रसोई घर में एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना खाना बन रहा है, कनेक्शन नहीं है लेकिन क्या है एलपीजी पीएनजी है, और कोई अलग रसोई घर नहीं है, घर के अंदर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के साथ में है ना, घर में ही जो है खाना बन रहा, रसोई जो है अलग से कोई रसोई नहीं है, कोई अलग रसोई घर नहीं, घर के अंदर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना जो है खाना बन रहा है, घर के बाहर खाना बन रहा है, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के साथ बन रहा है,
कोड 6, घर के बाहर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना किसी और अन्य माध्यम से जो खाना बना रहे हैं आप, चूल्हे पे लकड़ी से कैसे बना रहे हैं ना, कोयले से जो भी है, और परिवार खाना नहीं बनाता है, परिवार खाना कहाँ खाता है, बाहर खाता है, किसी गुरुद्वारे में खा रहा है, किसी होटल में खा रहा है ना, तो उसमें कोड 7 हमारा आ जाएगा। या टिफिन आ रहा है जो भी है ना, खाना पकाते तो उसे घर में खाना बन रहा है एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के साथ में, ठीक है, ये जो है हमारा इसके साथ में है। और रसोई घर में एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना, यानी कि हम जो है बिना कनेक्शन के जो खाना जो है, कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक चूल्हे से जो है हम जो है खाना बन रहा है इसमें, ठीक है ना। वापस हम इसको देख सकते हैं भाई, इसमें क्या है, इसमें जो है आपके पास एलपीजी, इसमें तो आपके पास कनेक्शन है, ठीक है, कोडे को जगह रसोई घर में खाना तो बन रहा है, लेकिन एलपीजी पीएनजी कनेक्शन नहीं है आपके पास, किसी और अन्य माध्यम से जो खाना बना रहे हैं आप, कोई अलग रसोई घर नहीं है ना, रसोई घर नहीं है आपके पास, घर के अंदर कनेक्शन है, ठीक है, कोई अलग रसोई घर नहीं है आपके पास में, लेकिन घर के अंदर एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना, चाहे वो चूल्हे पे बन रहा हो, चाहे इंडक्शन चूल्हे पे बन रहा हो, या कोयले से या कंडे से, किसी रूप में आप बना रहे हैं, घर के बाहर एलपीजी कनेक्शन के साथ में, घर के बाहर है, मान लो रसोई घर नहीं है आपके पास में, तो कनेक्शन आपके पास में है एलपीजी पीएनजी का, ठीक है, घर के बाहर और इसमें आपके पास में एलपीजी पीएनजी कनेक्शन नहीं है, वो इसलिए आ जाएगी ना, ठीक है, कोड 6, और परिवार खाना नहीं बनाता है, ठीक है। खाना पकाते हैं घर के अंदर, अलग रसोई घर नहीं है ना, ये घर में जो है कमरा है, कमरे में खाना बन रहा है, तो कनेक्शन आपके पास है, घर के अंदर अलग रसोई घर नहीं है, घर के अंदर अलग रसोई घर नहीं है, गैस कनेक्शन भी यहाँ पर के पास में नहीं है, एक कमरे में जो है अपना चूल्हा बना रखा है, चूल्हे पे जो खाना बन रहा है, खाना पका रहा है कैसे, घर के बाहर बन रहा है खाना एलपीजी कनेक्शन के साथ में, घर अपना ये है और अपने बाहर जो है व्यवस्था अपना जो है सिलेंडर लगा रखा है, सीएनजी है ना, एलपीजी जो है, और यहाँ पर खाना बन रहा है, घर हमारा इधर है, तो घर से बाहर जो है व्यवस्था कर रखी है आपने, घर के बाहर, और ये बिना एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बिना चूल्हे पे खाना बन रहा है। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता 2 या 2 से अधिक परिवारों द्वारा साझा की गई रसोई को सभी परिवारों के लिए उपलब्ध माना जाएगा, और कोड 1 से 6 जो भी उपयुक्त होगा उसमें से हम भर देंगे। इस मामले में गैस कनेक्शन केवल जिस परिवार के पास है उसी का, जिस परिवार के का कनेक्शन जिसके नाम से कनेक्शन है उसी परिवार को जो है क्या मानेंगे कि उसी क्या है, उस परिवार को जो है मानेंगे उसके पास कनेक्शन है। यदि कार्य की बाध्यता या अन्य किसी कारण से परिवार खाना नहीं पकाता तो कोड क्या कर देंगे, मान लो बहुत बिजी है, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, बहुत सारे टिफिन की व्यवस्था है, या बाहर रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाते हैं, तो उसमें कोड 7 जो है हम डाल देंगे इसमें। अब ईंधन कौन सा काम में ले रहे हैं, यदि खाना पकाने की व्यवस्था है तो 10 उपलब्धियां विकल्प में से कोड 1 जो है डाल देंगे इसमें। यदि परिवार खाना पकाने के लिए 1 से अधिक ईंधन का उपयोग करता है तो उस ईंधन का चयन करें जो मुख्य रूप से, अगर मान लो परिवार में रसोई मतलब एलपीजी कनेक्शन भी है या पीएनजी है और चूल्हे पर रोटियां बनती हैं, तो अधिक किसका यूज हो रहा है, हमें उस ऑप्शन को भरना है, ठीक है ना, उसका यूज करना है। मान लो चूल्हे पे अधिक काम हो रहा है, अधिक रोटी वगैरह सब्जी वगैरह सारा कुछ काम उस पर हो रहा है चूल्हे पे, तो चूल्हा भर देंगे, और गैस का अधिक यूज हो रहा है तो गैस से जो है हम उसको ऑप्शन भर देंगे। यदि एलपीजी पीएनजी कनेक्शन मौजूद है लेकिन एक या एक अन्य ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो वास्तव में उपयोग किए जाने वाले मुख्य ईंधन का चयन करेंगे ना, किसका करेंगे, जलाऊ लकड़ी का, कोड 1 जो है इसमें भर देंगे। यदि खाना पकाने के लिए केवल एलपीजी पीएनजी अधिकारी कनेक्शन के बिना छोटा सिलेंडर मान लो ले रखा है ना 5 किलो वाला के साथ किया जाता है, तो कोड जो है इसमें हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, क्या कर देंगे, कोड 6 कर देंगे। ये देखिए जलाऊ लकड़ी है, यह फसल का अवशेष काम ले रहे हैं, भोजन पकाने में प्रयुक्त ईंधन उपला है, कोयला लिग्नाइट चारकोल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है, या बिजली है, या बायोगैस है, इनका जो है इस तरह से जो है इनको काम में लेंगे। देखिए आगे भोजन पकाने में प्रयुक्त ईंधन एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन और ईंधन के प्रश्न 24 से 25 को स्वतंत्र
रूप से उसे जानने की आवश्यकता है। जलाओ लकड़ी से अगर हम भोजन बन रहा है, लकड़ी, शाखाएं, पेड़ के तने, झाड़ियाँ, तो उसमें क्या कर देंगे, कोड 1 भर देंगे। फसल के अवशेष हमारे पास है, कपास, दाल के तने, धान, गेहूं, मक्की के भूसे, नारियल की भूसी, मूंगफली के छिलके, तो कोड 2 हो जाएगा। एलपीजी, पीएनजी से या पाइप नेचुरल गैस ना पीएनजी हो जाएगी हमारी, तो उसमें कोड 6 जो है हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 हमारी जो है, रेडियो ट्रांजिस्टर घर में है कि नहीं है, उसका प्रश्न रहेगा। उत्तरदाता के परिवार में रेडियो की उपलब्धता के बारे में पूछेंगे। रेडियो का उपयोग निम्न माध्यमों से किया जाता है। पारंपरिक कोई रेडियो है वो तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, जो रेडियो पहले चलते थे। मोबाइल में जो है रेडियो का, स्मार्टफोन में है, सबके पास है। अन्य उपकरण जैसे आईपैड, कार स्टीरियो, इंटरनेट के माध्यम से, पीसी, लैपटॉप में, टीवी आदि के माध्यम से जो हम रेडियो ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं। यदि एक से अधिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है तो घर के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक उपकरण को जो है रिकॉर्ड इसमें हमें करना है कि सबसे अधिक जो है रेडियो का यूज वो कैसे कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, या जो है मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं। अगर पारंपरिक रेडियो सेट ट्रांजिस्टर है तो दोनों है तो कोड 1 आ जाएगा। मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से रेडियो को सुनते हैं, न्यूज वगैरह सुनते हैं, गाने सुनते हैं, 2 आ जाएगा। अन्य डिवाइस के से सुनते हैं तो जो है 3 इसमें आ जाएगा। और कोई रेडियो उपलब्ध नहीं है तो जो है इसमें 4 जो हमारा कोड आ जाएगा। टेलीविजन स्थिति क्या है, परिवार में टेलीविजन देखने के बाद हम तरीके क्या है, दूरदर्शन फ्री डिश हमारे पास है 1200 रुपए वाली, तो क्या है, दूरदर्शन द्वारा मुफ्त डिश टीवी है ना, एक बार में पैसे खरीदने के पैसे लगते हैं 1000-1200 और फिर वो क्या रहती है, फ्री रहती है वो। अन्य डीटीएच डिश है तो कोड 2 आ जाएगा, इसमें 1 हो जाता। टाटा जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल जो भी है ना सारी। केबल कनेक्शन के माध्यम से है तो 3 आ जाएगा, स्थानीय ना 11। और कोई अन्य है तो 4 और नहीं है तो घर में टीवी नहीं है तो 5 जो है इसमें क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोड। यदि परिवार को किसी भी माध्यम से इंटरनेट की पहुंच उपलब्ध है, इंटरनेट है तो हम क्या कर देंगे, हाँ करेंगे। इसमें डायल अप है, जैसे लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से चला रहा है इंटरनेट तो 1 आ जाएगा। मोबाइल स्मार्टफोन में चला रहा है 2 आ जाएगा। अन्य उपकरण में चल रहा है तो वो 3 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं है तो जो है इसमें कोड 4 आ जाएगा, है ना। अब कैसे ले रहे हैं नेट का, में आप डायल अप से है, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, या केबल है, सैटेलाइट है, सेलुलर से है, वायरलेस वाईफाई से है, तो ये सारे जो है इसमें हो जाएंगे। यदि एक से अधिक उपकरणों के ऊपर इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है तो उच्च प्राथमिकता वाला कोड, मान लो मोबाइल से भी काम ले रहे हैं आप, लैपटॉप पर भी ले रहे हैं, आपके पास घर में पीसी है उसमें भी काम ले रहे हैं, है ना, डिजिटल टीवी है उसमें भी काम ले रहे हैं नेट का काम, तो फिर क्या है, किसमें अधिकार है। यदि लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों पर इंटरनेट का उपयोग बराबर किया जा रहा है तो कोड 1 चुन लेंगे। यदि किसी परिवार को सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है तो उसे इंटरनेट की उपलब्धता मानते हुए कोड उस उपकरण के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जिसके माध्यम से सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें हम देख लेंगे कि किस में आपका जो है अधिक जो है उपयोग हो रहा है। देखिए आगे बता देंगे आपको। यदि परिवार में एक या एक से अधिक सदस्यों के उपयोग के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर है, टैबलेट इसमें शामिल नहीं है, टैबलेट पीसी इसमें जो है टैबलेट में शामिल नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोड हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोड। यदि परिवार में कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो क्या आ जाएगा, कोड 2 आ जाएगा। और कंप्यूटर लैपटॉप है तो इसमें कोड 1 जो है आ जाएगा। कोड 1 यदि परिवार के पास केवल लैंडलाइन है, टेलीफोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर, लैंडलाइन है तो कोड 1 आ जाएगा। यदि उनके पास मोबाइल स्मार्टफोन है तो कोड 2 आ जाएगा। यदि उनके पास अन्य साधारण मोबाइल है तो कोड 3 आ जाएगा। यदि उनके पास लैंडलाइन और मोबाइल स्मार्टफोन बेसिक फोन दोनों है तो कोड 4, और यदि उनके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो कोड 5 में हम शामिल कर देंगे, ठीक है। ये जैसे इनमें पिक्चर के माध्यम से दिखा रखा है, लैंडलाइन में 1, ये लैंडलाइन हमारा हो जाता है। ये हमारा आपका मोबाइल भी है, मोबाइल स्मार्टफोन है ना, मोबाइल स्मार्टफोन दे रखा है यहाँ पे 2, और इसमें 3 जो है उनके पास अन्य साधारण मोबाइल है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 4 में लैंडलाइन, मोबाइल है ना, इसमें दोनों, यहाँ भी ये भी है इनके पास, ये भी है तो 4 हो जाएगा। बेसिक केवल कॉल और एमएसएस से सीमित कार्य करता है ना, बेसिक मोबाइल। इंटरनेट और एप्स बहुत सीमित या नहीं होते। स्मार्टफोन में सब चीज़ें जो है
मिल जाती है आपको। प्रश्न संख्या 31 में बात करते हैं हम साइकिल स्कूटर के बारे में, मोपेड के बारे में। कोड 1, यदि आप परिवार के पास साइकिल यदि विकलांग तो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तिपहिया ट्राई साइकिल भी इसमें शामिल की गई। अगर ट्राई साइकिल भी है तो क्या है, कोड इसमें 1 हो जाएगा। साइकिल, ट्राईसाइकिल सब इसमें आ जाएगी आपके। कोड 2 परिवार के साथ 2 पहिया वाहन जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल, मोपेड है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोड 2 आ जाएगा। यदि परिवार के पास दोनों है तो कोड 3, और यदि उनके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, कोई वाहन नहीं है, तो उसमें क्या आ जाएगा, 4 कोड आ जाएगा। कार जीप की स्थिति में तथा से पूछे कि परिवार के पास कार जीप या वैन जैसा कोई 4 पहिया वाहन है कि नहीं है। इसमें निम्नलिखित वाहन शामिल हो सकते हैं: मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एमयूवी, और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी जो है इसमें शामिल है, और स्पोर्ट्स कार भी इसमें आ जाती है आपके। अगर मान लो यदि परिवार के पास इसमें से कोई भी वाहन उपलब्ध है तो क्या कर देंगे, कोड 1 कर देंगे, और परिवार के पास में से कोई भी वाहन नहीं तो कोड 2 इसमें भर देंगे हम। प्रश्न संख्या 33 में क्या है, उपभोग में शामिल घर में उगाए गए और खरीदे गए अनाज, कौन सा अनाज का जो है मुख्य अनाज कौन सा है ना, परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज। घर में उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज के आधार पर चावल का यूज कर रहे हैं तो हम कोड 1 भरेंगे। चीरा, खोई, लावा, मूरी, जो भी किस रूप में चावल को काम में ले रहे हैं, ठीक है। गेहूं, मैदा, रवा, सूजी, दलिया, बिस्कुट, केक, इसका अधिक उपयोग कर रहे हैं तो हम गेहूं के रूप में 2 कर देंगे। ज्वार से बने हुए आइटम, ज्वार बिस्किट है, अन्य ज्वार उत्पाद है तो कोड 3 कर देंगे। बाजरा से, जैसे पश्चिमी राजस्थान में बाजरी या बाजरा अधिक खा जाता है तो क्या करेंगे, उसमें यानी कि साल भर में जो अनाज, जैसे मान लो हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ जैसे गेहूं भी खाते हैं और कुछ समय के लिए बाजरा खाते हैं, लेकिन हमें जो अधिक समय के लिए अनाज का उपयोग कर रहे हैं, हमें है ना, अधिक समय के लिए, तो वो हमें जो है अनाज में भरना है ना। इसमें बाजरे के लिए 4 हो जाएगा, मक्की के लिए जो है 5 हो जाएगा, है ना, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, और जई के लिए 6। यानी कि इसमें हमें पता लगाना है कि वर्ष भर में परिवार द्वारा किस अनाज का उपयोग साल भर के अधिक महीनों में किया जा रहा है। मान लो 8 महीने हम यहाँ पर गेहूं खा रहे हैं और 4 महीने मान लो बाजरा खा रहे हैं, तो गेहूं जो है उसमें परिवार द्वारा मुख्य भोजन माना जाएगा। उसके बाद में 34वां क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न है, मोबाइल नंबर जनगणना संबंधित संपर्क के लिए परिवार किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर इसमें जो है इसमें दर्ज कर देंगे। मोबाइल नंबर कार्यशील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर हम डाल दे और वो मोबाइल जो है उपयोग में नहीं हो। इस नंबर का उपयोग केवल जनगणना संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करने के लिए किया जाएगा, किसी और अन्य जानकारी इस माध्यम से आपको जो है उस मोबाइल का यूज नहीं होगा। बंद खाली जनगणना मकानों के मामले में यदि परिवार के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ोसी से उपलब्ध हो जाता है तो उसे दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है 34 प्रश्न हमने जो है इसमें जो है देखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो हमारे भाई बहन एडमिनिस्ट्रेटर्स है, सुपरवाइजर्स है, प्रगणक है, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि वैसे तो मैं वीडियो इंग्लिश ग्रामर्स के और बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी के नाते जिस प्रकार से राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का छोटा सा योगदान था, मैं भी अपना छोटा सा योगदान जो है एक सरकारी कर्मचारी के माध्यम से, सरकार की बहुत बड़ी एक तरह से ये जनगणना है उसमें अपना छोटा सा योगदान करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को मदद मिले और आपको ये कार्य करने में आसानी हो। और जब भी हमारे पास प्रगणक सुपरवाइजर्स आते हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से पैनिक नहीं लेना है, आराम से उनको रेस्पेक्ट के साथ में जो है घर पर बैठाना है, आराम से प्रश्न उनसे जो भी प्रश्न पूछे आपसे उनका जवाब आप आराम से बता दीजिए। और जनगणना का जो ये डाटा है एक जो है हर तरह से जो है ये सिक्योर रहेगा, इसको किसी प्रकार से किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी, और ना ही जो है हम आरटीआई के माध्यम से ये आंकड़े किसी के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किसी प्रकार घबराना नहीं है कि भाई हमारे आंकड़े पता नहीं कहाँ चल जाए, किसी के पास चल जाए। ये आंकड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, सरकार के पास रहेंगे, और इनका जो है विकास के पर्पज से कि भाई कितनी जनगणना है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोगों के पास ये सुविधाएं हैं, तो उसके माध्यम से जो है और योजनाओं को जो क्रियान्वित किया जाएगा और विकास की एक नई दिशा जो है इससे मिलेगी। धन्यवाद।